टोयोटा ने ब्लैंक चेक साइन किया और अपने सीक्रेट चेंबर में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जहां जन्म होता है एक अल्टीमेट सुपर कार का, एक ऐसी कार का जो 9000 आरपीएम सिर्फ हाफ सेकेंड में चली जाती है और जिसे ड्राइव करने के बाद मन से सिर्फ एक ही आवाज निकलती, बेस्ट ड्राइविंग कार एवर, बेस्ट साउंडिंग कार एवर, इट इज द परफेक्ट कार बट व्हाई फेल? दिस इज द स्टोरी ऑफ लेक्सस LFA। लेट 90s होकाइडो जापान के एक शोर शराबे वाले बार में दो जेंटलमैन बैठे थे। पहले हारुहिको तानाहाशी जो टोयोटा के बेस्ट इंजीनियर्स में से एक थे, जो फेमस थे सेलिका, मार्क II और द क्राउन के लिए, और उनके दूसरी तरफ उनके बॉस तेत्सुओ हातोरी जो टोयोटा के टॉप व्हीकल इंजीनियर थे। पहले तो माहौल थोड़ा टेंस था, फिर 2-4 राउंड्स आके और माहौल सेट होने के बाद तानाहाशी थोड़ा खुले और उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि वो एक ऐसी कार बनाना चाहते हैं जो दुनिया को बता सके कि टोयोटा ही वो कंपनी है जिसने 2000 GT, लैंड क्रूजर, सुप्रा, कोरोला और लेक्सस जैसी कार्स बनाई हैं। पूरी दुनिया और जापान को टोयोटा पे प्राउड हो। वो एक अल्टीमेट स्पोर्ट्स कार बनाना चाहते थे। फिर क्या, इतना सुनते ही हातोरी ने और ड्रिंक्स मंगाई और तानाहाशी से बोला व्हाई नॉट, लेट्स डू इट इसकी माँ का। इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए तानाहाशी और उनकी टीम टेस्ट ट्रैक पे होंडा NSX और 300ZX चलाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एक बेहतर कार बना सकते हैं। फिर उनके बॉस बोलते हैं कि सपने देखना तो बड़े देखो और एक अल्टीमेट सुपर कार बनाने को बोलते हैं। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो खाली शोरूम में अच्छा दिखे, ये कोई बस मस्टैंग और चंकी मियाता की कंपेटिटर नहीं, ये कोई ऐसी वैसी स्पोर्ट्स कार नहीं जिसमें लेक्सस का बैज टांगा हो। दिस कार इज इंस्पायर्ड बाय Formula 1 कार्स। मतलब ये कोई अगली V6 और V8 स्पोर्ट्स कार नहीं। दिस न्यू कार इज इक्विप्ड विद 10 सिलेंडर इंजन। ये 10 सिलेंडर इंजन आराम से 200 माइल्स पर आवर जाने की क्षमता रखता था। मतलब टोयोटा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रिलायबिलिटी। बट 200 माइल्स पर आवर ये टोयोटा से एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था। एक बार फिर तानाहाशी अपनी टीम के साथ ट्रैक्स पे जाते हैं। इस बार मैक्लारेन F1 चलाते हैं। इस कार को चलाने के बाद वो इंस्पायर होते हैं और डर भी जाते हैं। टोयोटा ने एक से एक कार्स बनाई लेकिन मैक्लारेन F1 और फरारी F40 जैसा कुछ भी नहीं। तानाहाशी समझ जाते हैं कि अब टाइम आ गया है नेक्स्ट लेवल जाने का। उसके लिए उन्हें जरूरत थी एक वर्ल्ड क्लास टीम की जो फेरारी और मैक्लारेन के साथ कॉम्पीट कर सके। और किस्मत से टोयोटा में एक ऐसा बंदा था, हिरोमो नरुसे। वो टोयोटा के लेजेंडरी टेस्ट ड्राइवर और इंजीनियर हैं जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी टोयोटा के नाम कर दी। मतलब टोयोटा और जापान की पहली सुपर कार टोयोटा 2000 GT 1967, टोयोटा MR2, यहाँ तक कि फेमस सुपरा जैसी कारों के डेवलपमेंट में भी इनकी बड़ी ही अहम भूमिका थी। और तानाहाशी की बात सुनने के बाद नरुसे का भी ये रिप्लाई था, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट इसकी माँ का। पर एक चीफ टेस्ट ड्राइवर और एक इंजीनियर के चाहने बस से ये $1 बिलियन प्रोजेक्ट भला कैसे पॉसिबल हो सकता है? पर नरुसे भी लाइक, फिकर ना खो दादा, अपनी जान पहचान बहुत ऊपर तक है। और वो ऊपर की जान पहचान वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद आकियो टोयोडा थे, द CEO ऑफ टोयोटा। अगर टोयोटा में कोई इनके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता था तो वो थे केवल आकियो। आकियो खुद एक रियल कार एंथुसियास्ट थे और वो टोयोटा और जापान दोनों का नाम कार वर्ल्ड में सबसे ऊपर देखना चाहते थे। उस टाइम पे जापान में कोई भी सुपर कार नहीं थी जो इटालियंस के साथ कॉम्पीट कर सके। टोयोटा ही एक ऐसी कंपनी थी जो जापानीज सुपर कार बना सकती थी। तानाहाशी और नरुसे आकियो को कन्विंस करते हैं कि वो उस टाइम की सुपर कार्स को चलाएं और जब वो टेस्ट ड्राइव करके आते हैं वो कहते हैं कि हमें बहुत ही स्पेशल और यूनिक कार बनानी है जो लेक्सस और टोयोटा की बाउंड्रीज को पुश कर सके। वो आकियो ही होते हैं जो सीनियर बोर्ड तक ये प्रपोजल लेके जाते हैं और सभी बोर्ड मेंबर्स इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होते हैं। पर भाई का नाम बिल्डिंग में लिखा हुआ है तो आकियो किसी तरह बोर्ड को इस प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं कि कैसे लो वॉल्यूम हाई इंपैक्ट कार्स जैसे कि बुगाटी, ऑस्टिन मार्टिन की कार्स ने उनके कंपनी की रेप्यूटेशन को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। बस तो फिर शुरुआत होती है एक ड्रीम को रियलिटी में बदलने की। एक ऐसा रिस्की प्रोजेक्ट जिसमें ना ही कोई फाइनेंशियल बैरियर थे और ना ही कोई टाइमलाइन टू बिल्ड अ सुपर कार ऑफ द सेंचुरी। और फिर तैयार होती है एक लिस्ट 500 key points which covered everything जैसे कि सस्पेंशन टेलीमेट्री, द पावर वेट रेशियो ऑफ इंजन, शेप ऑफ स्टीयरिंग व्हील। ये लिस्ट हर एक चीज कवर करती थी। नो डिटेल्स वाज लेफ्ट आउट। अभी इस स्टेज में LFA कुछ जुनूनी लोगों का सपना था जो जल्द ही रियलिटी में बदलने वाला था। टोयोटा की एक सीक्रेट फैसिलिटी मोटोमाची बिल्डिंग जो कि आजकल LFA वर्क्स के लिए जानी जाती है, वहाँ पे इकट्ठी होती है 170 लोग की टीम जो कि जल्द ही एक प्रोटोटाइप पे काम करने लगती है। लेकिन जापान के बड़े
बुजुर्ग हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिहा कह गए हैं कि कभी कुछ अच्छा और मुश्किल करने जाओ तो आपदा और विपदा आएंगी। हेडक्वार्टर में बैठे मोटे मोटे चश्मे और सूट पहने अकाउंटेंट्स की टीम जो उन्हें फेल होता देखना चाहती थी। उन्हें ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और अनप्रॉफिटेबल लग रहा था। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये कंपनी इस प्रोजेक्ट पे $1 बिलियन खर्च करने को तैयार है। हर साल के एंड में ये प्रोजेक्ट एंड होने की कगार में आ जाता था। मतलब ना तो इस कार को कोई सेल करने का प्लान था और ना ही इससे पैसे बनाने का। अकाउंटेंट के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने टोयोटा के लिए कुछ नहीं किया। हर किसी के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होने के बावजूद भी आकियो किसी तरह से सभी को कन्विंस कर ही लेते थे। मतलब प्रैक्टिकली देखें तो एलएफए के पास अनलिमिटेड बजट था। साल दर साल बीतते गए और एलएफए समय के साथ और बेहतर होती चली गई। हालांकि टीम मैक्लारेन F1 को एक बेंचमार्क समझ के काम कर रही थी, लेकिन जब कार्बन फाइबर चैसी की बात आई तो ये थोड़ा सोच का मुद्दा बना। उन दिनों अर्ली 2000 में कार्बन फाइबर एक रेयर मटेरियल था और टोयोटा के पास इस पे काम करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो तानाहाशी शुरू में ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं और एल्यूमिनियम को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। इवन विद एल्यूमिनियम ये कार टोयोटा के लिए एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। इंजीनियर्स को यहाँ पे हर एक चीज स्क्रैच से बनानी थी। छोटे से छोटा पार्ट भी खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे थे। मतलब वो एक मशीन बनाने के लिए मशीन बना रहे थे। और 2004 से रिंग्स में टेस्टिंग भी शुरू हो जाती है और इसके लिए आकियो इंसिस्ट करते हैं कि आने वाले सभी प्रोटोटाइप्स को वही सबसे पहले टेस्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट आकियो के लिए बहुत ही खास प्रोजेक्ट बन चुका था और बने भी क्यों ना, भाई हमारा इसके लिए सबसे लड़ते जो आया है। आकियो को पता था कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, और इसे चलाने के बाद उन्हें पसंद आता है एक हाई रेविंग बीस्ट। इनिशियली एलएफए के लिए V8 इंजन कंसीडर किया गया था और मैं टोयोटा की हिस्ट्री की बात करूं तो उनका रिकॉर्ड V8 को लेके काफी अच्छा भी रहा है। पर जनाब सिर्फ अच्छे होने से क्या ही होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलएफए की इंस्पिरेशन थी F1 यानी कि हाई रेविंग बैलेंस्ड इंजन। मतलब यहाँ परफेक्शन की बात हो रही थी और टोयोटा भला इसमें कहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला था। और फिर जन्म होता है 1LR GUE का, जो कि एक इंजीनियरिंग करिश्मा था। 4.8 लीटर्स V10 और 550 हॉर्स पावर के साथ गुर्राती हुई दहाड़ती हुई आवाज। मतलब अगर हॉर्स पावर पर लीटर की बात करूं तो मैक्लारेन F1 को भी बहुत पीछे छोड़ दी थी। 1LR GUE जैसा पावरफुल और अनोखा इस दुनिया में अब तक नहीं बना था। ये इंजन V8 जितना छोटा और V6 जितना भारी था। इसमें ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, टाइटेनियम कनेक्टिंग रॉड्स, लाइटेंड पिस्टन्स और हर जगह एक्सोटिक मटेरियल। मतलब ये अब तक का मोस्ट टाइट टॉलरेंस इंजन था। ये टोयोटा के बाकी इंजन जितना रिलायबल तो था ही, पर इस बार ये रिलायबल के साथ साथ एक रिवोल्यूशनरी इंजन था जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्शन के साथ बनाया गया था। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रेविंग प्रोडक्शन इंजन था जिसके लिए खास एक डिजिटल टेकोमीटर डिजाइन किया गया, क्योंकि 0 to 9000 RPM ये कार इतनी तेजी से जाती थी जो एनालॉग के लिए इम्पॉसिबल था और अपनी पावर और स्पीड से ज्यादा फेमस था अपने साउंड के लिए। कई रेसिंग लेजेंड्स का मानना था कि ये अब तक की सबसे बेस्ट साउंडिंग कार है। I'm gonna say it. It's the best car I've ever driven. LFA 2000 GT की ट्रू सक्सेसर थी। इसे और बेहतर बनाने के लिए टोयोटा ने यामाहा की भी मदद ली, जैसा कि सालों पहले 2000 GT के लिए भी हुआ था। इस इंजन को RPM मीटर में आइडल से रेड लाइन टच करने में सिर्फ 0.6 सेकंड्स का ही टाइम लगता था। इंजन की गुर्राहट और वाइब्रेशन इसके सर्ज टैंक से होकर आती थी। इसका टैंक खुद विंड और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से इंस्पायर्ड था, जहाँ पे सारी साउंड मिक्स होकर निकलती थी और साउंड ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना था। इस साउंड को रोर ऑफ एन एंजल का भी नाम दिया गया। यामाहा का इन्फ्लुएंस केवल इसके इंजन तक नहीं बल्कि इसके डिजाइन में भी था। ड्राइवर तक इंजन की धुन अच्छे से पहुंचे उसके लिए यामाहा ने और टोयोटा ने स्पेशली इंजन और ड्राइवर के बीच में एक चेम्बर भी डिजाइन किया था। ये तो बात हो गई इंजन की, लेकिन इसका जो असली कमाल था वो इसकी चैसी में था, जो अपने ही आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल था। डबल विशबोन सस्पेंशन एट फ्रंट एंड मल्टी लिंक एट द रियर विद रिमोट रिजर्वोयर शॉक्स और कार्बन सेरामिक ब्रेक। इस कार में हर एक चीज बेस्ट से भी बेस्ट थी। अगर आप इसके नीचे के एरो कवर को रिमूव कर दोगे तो आपको दिखेगा एंटायर सीरीज ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर। जापानीज बिजनेस वर्क्स ऑन द बेसिक फिलॉसफी ऑफ काइजन, मींस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही टोयोटा का मंत्र बन चुका था। और फिर फाइनली एट डेट्रॉइट मोटर शो 2005 LFA का नया प्रोटोटाइप वर्ल्ड के सामने अनवील किया जाता है। इसको देख के लोग दीवाने हो जाते हैं, दिल पे हाथ रख बेहोश हो जाते हैं। मतलब लोगों ने टोयोटा
और जापान से ऐसी सुपर कार की उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही टोयोटा का मंत्र बन चुका था और ये 2005 का प्रोटोटाइप एल्यूमिनियम से बना हुआ था, जो कि जमाने से थोड़ा पीछे था। आज की दुनिया में फास्ट कार का मतलब था कार्बन फाइबर। सब कुछ बदलकर टोयोटा डिसाइड करती है LFA को कार्बन फाइबर से बनाने का। लेकिन दिक्कत ये थी कि इससे पहले टोयोटा ने कार्बन फाइबर को छुआ तक नहीं था। अगर टोयोटा की जगह कोई और कंपनी होती तो कार्बन फाइबर आउटसोर्स कर लेती, जैसे कि फोर्ड ने अपने GT के साथ किया था। पर टोयोटा भी लाइक भैया ये अपना स्टाइल नहीं है। और कार मेकर से पहले टोयोटा एक टेक्सटाइल लूम मेकर कंपनी थी। सो ऑफ कोर्स टोयोटा अपनी खुद की 3D कार्बन फाइबर लूम इन्वेंट करके अपनी ऑटोक्लेव में इंस्टॉल करने के बाद खुद को कार्बन फाइबर से कार बनाना सिखाती है। मतलब मैंने पहले ही बताया था, ये मशीन के लिए मशीन बना रहे हैं। इसी डेवलपमेंट के दौरान इसे टेस्ट करने के लिए 2008 में इन्वेंट किया जाता है गजू रेसिंग को। जी हाँ, गजू। अब ऑफिशियली तो टोयोटा वर्क्स रेसिंग नाम को तो यूज कर नहीं सकते, इसीलिए नाम चूज किया जाता है गजू। और ये भी नरूसे का ही आइडिया था। समहाउ टोयोटा के हर बड़े काम में आपको नरूसे का नाम मिल ही जाएगा। सो इसके फॉलोइंग ईयर में LFA प्रोटोटाइप एंटर करता है 24 आवर नürburgring में होने वाली गजू रेसिंग में। और इस बार इसके वन ऑफ द ड्राइवर होते हैं खुद आकियो टोयोटा। पर अगर बोर्ड मेंबर और बाकियों को इस बात की खबर लगती तो बवाल मच जाता। इसीलिए ये काम किया जाता है थोड़ा सीक्रेट तरीके से, हेलमेट पहन के और एक झूठा नाम मारिजो किनोस्टाइट के साथ। सो इन मई 2009 आकियो की LFA ओवरऑल 87th नंबर पे फिनिश करती है और अपनी क्लास में 4th नंबर पे। देखिए यहाँ पर इनका मकसद जीतना नहीं था, इनका मकसद था कैसे इस कार को और बेहतर बनाया जा सके। इसके ठीक 2 महीने बाद आकियो को टोयोटा का प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। इस मशीन को बेहतर बनाने की चाह इसे और बेहतर तो बनाती गई। इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप लॉन्च को 5 साल और इस पूरे प्रोजेक्ट को 1 दशक बीत चुका था। बोर्ड मेंबर्स का भी प्रेशर बढ़ रहा था और 21 अक्टूबर 2009 इसे ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है। स्टार्टिंग प्राइस होता है $3,75,000 दिस कार इज अ वर्क ऑफ आर्ट। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े इसलिए प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया जाता है, 1 कार पर डे। देखने में सभी LFA सेम लगती हूँ, लेकिन हर एक कार यूनिक थी क्योंकि टोटल 30 बिलियन कॉन्फ़िगरेशन और हर कार के प्रोडक्शन को स्टार्टिंग टू एंड डॉक्यूमेंट किया गया फ्यूचर जनरेशन की रिसर्च के लिए। लेकिन बात ये थी कि इसे देख के जो दीवानगी 2005 में थी वो अब नहीं रही। इसके ठीक 2 साल पहले निसान अपनी R35 GTR रिवील कर चुका था, जो कि अपने आप में एक कमाल की सुपर कार थी और LFA के कंपैरेटिवली सस्ती भी थी। LFA को जो चीज 2005 में रिवोल्यूशनरी बना रही थी अब वो कॉमन हो चुकी थी। कार्बन फाइबर अब कोई रेयर मटेरियल नहीं था। यहाँ तक कि लैम्बोर्गिनी भी अपनी फुल कार्बन फाइबर कार लॉन्च कर चुका था। ये एक परफेक्ट सुपर कार थी, लेकिन लोग इसे टोयोटा और लेक्सस ही समझते थे। LFA को बेचने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसे जिस काम के लिए बनाया गया था उस काम में वो बेस्ट थी, रेसिंग। LFA ज्यादातर टाइम नürburgring में ही रहती थी। काइजन और नरूसे की वजह से LFA लगातार इंप्रूव होती चली गई और फास्ट होती गई। बट 23 जून 2010 नरूसे क्रैश्ड हिज लेक्सस LFA नürburgring एडिशन प्रोटोटाइप और उनकी जान चली जाती है। टोयोटा ने भले ही सभी रिसोर्सेज दिए, बट LFA में जान नरूसे ने ही डाली थी। टोयोटा ने नरूसे को ट्रिब्यूट देने के लिए नürburgring एडिशन लॉन्च कर दिया, जिसकी सिर्फ 50 यूनिट ही बनाई गई थी। 2010 से 2012 के बीच LFA की 500 यूनिट बिल्ड की गई, जिसमें से 450 स्टैंडर्ड LFA थी और 50 नürburgring एडिशन। कंपनी 500 यूनिट को सेल करने में अनसक्सेसफुल रही और 2020 तक भी 12 ब्रांड न्यू LFA शोरूम में खड़ी थी। लेकिन क्या एक सक्सेसफुल कार के पैरामीटर्स यही हैं कि उसकी कितनी यूनिट सेल हुई या उसने कंपनी को कितना प्रॉफिट बना के दिया? शायद होगी कुछ लोगों के लिए, जैसे कि कंपनियों में बैठे सूट बूट पहने अकाउंटेंट्स और एग्जीक्यूटिव्स। हम जैसे कार लवर्स के लिए ये काम अपने आप में बेमिसाल था। हर एक LFA हैंड क्राफ्टेड और यूनिक थी। आकियो, नरूसे और तानाहाशी के लिए ये फेलियर नहीं, एक प्राउड मोमेंट था। और हमारा सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो रिजल्ट की चिंता किए बिना हमेशा दुनिया को कुछ बेहतर देना चाहते हैं। भले ही कंपनी ने LFA से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन टोयोटा ने सबको बता दिया कि एक परफेक्ट कार क्या होती है और जापान किसी से कम नहीं। और हर वो इंसान जिसने LFA ड्राइव की है वो जानता है दिस इज द बेस्ट ड्राइविंग कार एवर, बेस्ट साउंडिंग कार एवर। इट्स परफेक्ट बट नॉट फेड।